Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी जो हमारा सेशन है वो है टीबी और एसटीआई और आरटीआई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या बेसिक जानकारी हमारे पास हो, ताकि जब हम फील्ड में अपने एचआरजीज के साथ बात करें तो इसके विषय में भी डिस्कस करें। टीबी एक एयरबोर्न, हवा से फैलती है ये बीमारी, ये एक एयरबोर्न डिजीज़ है ऐसा बोलते हैं। और ये किस जीवाणु, कौन सा, किस चीज़ से फैलती है, ये कोई बता पाएगा आप में से? ये बैक्टीरिया से फैलती है, माइक्रोबैक्टीरियम, है ना। हमें बुक के तहत 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि फेफड़े में बहुत कॉमन है, लेकिन फेफड़े की जो टीबी होती है उसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और जो हमारे शरीर के बाकी सारे हिस्सों में होती है और बाल और नाखूनों को छोड़ के उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। एक और चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका इलाज है ना। हम दवा खा करके और आराम से इससे रोग मुक्त हो सकते हैं। हमें ये पता है कि अगर हम दवा पे चले जाएं, अगर हमें संक्रमण है टीबी की, तो वो उसका इलाज हो सकता है, ठीक है। कितने समय तक हमें ये दवा खाने की ज़रूरत है? 6 महीने तक। 6 महीने तक खाते हैं। अगर उससे ठीक नहीं हुआ, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन है, तो वो दवा हमें 2 साल तक की अवधि के तक हमें ज़रूरत पड़ सकती है और हमें खाना पड़ सकता है, ठीक। तो हमें, अगर हमने नियमित रूप से एक निर्धारित समय पे ही दवा ली तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। 6 महीने में ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं। वो किस किस हिस्से को, हमारे किस किस हिस्से, शरीर के हिस्से को वो अफेक्ट करती है टीबी? लंग्स, थ्रोट, और जो मेन डायरेक्ट हमारा जो एयर कॉर्ड से, एयर पाइप से रिलेटेड है, वो सारे एरिया को अफेक्ट करती है टीबी। अगर हम फेफड़ों में संक्रमण की बात हम करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कौन कौन से लक्षण हमें टीबी के मरीजों में बहुत कॉमन है जो देखने को मिलता है। पहला ये कि बुखार ऐसे ही सिंपल बुखार नहीं, एक नियमित समय पे रोज़ बुखार आना, है ना। अगर 6 बजे किसी को बुखार आता है तो लगभग उसी टाइम पे हर दिन बुखार का आना। फिर दूसरा जो है, हमें सिम्टम ये देखने को मिलता है कि खांसी, रेगुलर खांसी हो रही है। 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी को खांसी है और बुखार है तो हम क्या कहते हैं उनको कि आप स्क्रीनिंग अपनी करा लीजिए। पहले जो हमारे कंडीशंस थे उसमें 2 हफ्ते से अधिक अगर खांसी है, सूखी खांसी, तो उसको टीबी स्क्रीनिंग के लिए जाना है, ऐसा बोलते थे, है ना। अब ये समय थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ठीक है। देन इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये कि आसपास लोग, मान लीजिए मैं टीबी से संक्रमित हूँ और मैं यहीं पे बिना कोई अपने कफ एटिकेट्स यानी अपने मुंह को कवर किए बिना, रुमाल ऐसे रोके बिना, हाथ से बिना रोके, अगर मैं यहाँ छींक देती हूँ तो जो बैक्टीरिया है वो कहाँ चला गया? हवा में तैरने लग गया, राइट। हवा में अगर तैर रहा है तो आसपास के एटलीस्ट 10 से 15 लोगों को जो उस एरिया में है, जो सबसे पास है मेरे, उनको संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत आवश्यक ये है कि कोई भी अगर टीबी संक्रमित व्यक्ति है तो अपने आप को, अपना जो भी एटिकेट्स डॉक्टर उसको बताएंगे या नर्स बताएगी, उसको फॉलो करना है बहुत अच्छे तरीके से। किन किन तरीके से हम ये अश्योर कर सकते हैं कि टीबी नहीं फैलती? हाथ मिलाने से टीबी नहीं फैलती, और साथ में खाना खाने से टीबी नहीं फैलती। अगर हम टॉवल या बेडशीट्स वगैरह या पिलो यूज़ कर रहे हैं तो टीबी नहीं फैलती। जनरली आमतौर पर हमें क्या देखने को मिलता है कि घर में अगर कोई व्यक्ति है जो टीबी संक्रमित है, उसको हम एकदम अलग कर देते हैं, है ना। कोई उसके पास ना जाए, कोई उसके उस एरिया में कोई आए जाए ना, बिल्कुल सेक्लूड, एकदम अलग थलग करके रखते हैं। क्या उसकी आवश्यकता है? अगर वो दवा पे है नहीं। उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि इसमें यह भी हमें समझाया गया है कि टूथब्रश अगर कोई शेयर करे, नॉर्मली कोई करता नहीं है, आप किसी को आप सुनते हो टूथब्रश शेयर करना? नॉर्मली नहीं करना चाहिए, पर अगर कुछ ऐसा है कि शेयर करना पड़ गया तो उससे भी टीबी नहीं फैलती। क्यों? क्योंकि वो हवा में जीवाणु के प्रेजेंट होने के वजह से ही
बीमारी का स्प्रेड होगा, लोगों तक बीमारी पहुंचेगी या फैल जाएगा। ठीक है, ये इन बातों का ध्यान रखना है। हमने अभी बात की कि कुछ लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से 2-3 लक्षण के बारे में हमने ऑलरेडी बताया। इसमें यह भी ध्यान देना है कि चेस्ट में, सीने में दर्द होगा पेशेंट को, अगर उसको लंग टीबी है तो। ठीक है, और क्या होगा, सांस फूलना, रात को अचानक से बहुत तेज़ पसीना आना, और फिर ये कॉमन है। और क्या, वेट लॉस, उसका वज़न कम हो जाना। बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, बच्चों में हमें ये देखना है कि हर एज के साथ एक वज़न बढ़ता है ना, स्केल होता है, नापते हैं ना बच्चे का हेड का डायमीटर और उसकी वज़न बढ़ रहा है कि नहीं। तो अगर उस जिस क्या बोलेंगे प्रोपोर्शन में उसका वज़न बढ़ना चाहिए, हर उम्र के साथ एक है ना कि इतना आपका होना चाहिए, इस रेंज में वज़न होना चाहिए। अगर वो टीबी संक्रमित है तो वो ग्रोथ, जो वज़न है उसका, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आप सबसे पहले भी बात हो रही थी, आपने बोला खांसी में खून आना, बलगम में खून आना, ये भी एक कॉमन सिम्टम है अगर कोई टीबी से संक्रमित व्यक्ति है तो। टीबी से डेथ होने के केसेस हमें आए दिन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम में टीबी का साथ में इंफॉर्मेशन देना, और अगर कोई HIV संक्रमित व्यक्ति है तो उसको तुरंत उसके इलाज पे ले जाना, ये बहुत बेहद ज़रूरी है। एज ORWs, हम सब यहाँ ORW हैं, तो एज ORWs हमें क्या करना है कि इस बात पे बहुत फोकस देना है। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आप HRG से मिलते हैं, 4 उनके जो 4S है ना टीबी के, उसके बारे में बेसिक जो सिम्टम्स हैं, S कुछ नहीं है, लक्षण है, बेसिक जो लक्षण है उसके बारे में ज़रूर बताना है। अभी सरकार एक NTEP प्रोग्राम चला रही है, आप सब जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं। NTEP प्रोग्राम जो है वो नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है। जैसे HIV के लिए एक लक्ष्य रखा गया है ना कि 2030 तक हमें ये ख़त्म कर देना है, वैसे ही TB के लिए है कि इसको भी हमें अपने देश से निकाल दे। जैसे हमने पोलियो को हराया, और हमने किसको हराया, और कोई बीमारी है जिसको हमने हराया, कोरोना को हरा दिया है, तभी हम शायद यहाँ बैठे हैं। यस, तो इसी तरह टीबी का भी एक लक्ष्य साधा गया है कि 2030 तक ग्लोबल लेवल पे ख़त्म करना, पर इंडिया ने बोला है कि हम 5 साल पहले ही इससे हम छुटकारा पा लेंगे। वो तभी होगा जब हर घर में, हर ऑफिस में, हर HRG, हर कोई भी पॉपुलेशन इस जानकारी से छूटे नहीं, और थोड़े भी अगर उसके अंदर लक्षण है तो उसको नज़रअंदाज वो ना करें। टीबी टेस्टिंग 4 तरह का है। सबसे पहला कौन सा होता है, जो स्किन टेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोंटोस टेस्ट। मोंटोस टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा, हमें एक जगह इंजेक्शन, वो दवा डालते हैं, वो क्या होता है, ठीक है, टीबी के एंटीबॉडीज डालते हैं। ठीक है, अगर वो हमारे शरीर में पहले से मौजूद है तो 48 आवर्स के अंदर वहाँ पे हमें एक स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी। उसको बोलते हैं ना, इसको धोना नहीं, टच नहीं करना, पेन से मार्क कर देते हैं, राइट। तो वो हमें ये बताएगा कि हमारे शरीर में वो जीवाणु है, इन्फेक्शन है कि नहीं, वो हमारा फर्दर टेस्ट से पता चलता है। ठीक, वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट एक है, एक स्पूटम टेस्ट है, और ये सब कंफर्म होने के बाद एक्सरे, चेस्ट एक्सरे आपको करना है, एंड देन यू गो फॉर योर मेडिकेशन। उसके बाद आपको दवा पे चले जाना है और अपना इलाज करके रोग मुक्त हो जाना है। कम से कम कितने समय तक दवा खाने की ज़रूरत है, 6 महीने। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया ये RNTCP प्रोग्राम इसको पहले बोलते थे, अभी इसको 2017 या 2019 से फिर से इसको एक नया गोल्स के साथ, नए पैरामीटर्स के साथ इसको लाया गया है दोबारा, कि हम इसको अपने देश से बिल्कुल हरा के निकाल देंगे। तो उस समय से इसका नाम हो गया है NTEP। ये एक क्यूरेबल डिजीज़ है, इससे डरने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज है, आम बीमारी जैसे मलेरिया, टाइफाइड, सब कुछ दवा खा करके ठीक हो सकता है, वैसे ही TB भी ठीक हो सकती है। बहुत पहले लोग डरा करते थे। हमारे
हवा में इतने जीवाणु हैं बैक्टीरिया टीबी के कि अगर हम अभी टेस्ट के लिए जाएंगे हम सबके अंदर जीवाणु मिलेंगे, पर इसका क्या मतलब है कि हम सब टीबी इन्फेक्टेड हैं? नहीं, इसका मतलब कि हम टीबी इन्फेक्टेड है ये कोई ज़रूरी नहीं है। टेस्ट से ही हमें पता चलेगा कि हम टीबी इन्फेक्टेड हैं या नहीं। अगर कोई ड्रग सेंसिटाइज्ड, अगर जैसे ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, कब हो जाता है व्यक्ति ड्रग रेजिस्टेंट? जब हम दवा नियमित रूप से नहीं लेते। नियमित रूप से दवा नहीं लेने का मतलब जैसे आज हमने खाया, कल भी ले लिया, मान लीजिए 4-5 दिन तक हमने रेगुलर निर्धारित रूप से खाया, हम थोड़ा बेटर फील करने लग गए। फिर क्या होता है, हम थोड़े कैजुअल हो जाते हैं। कोई भी नॉर्मल दवा को भी, पैरासीटामोल ही अगर हम लें, अगर फीवर उतर जाता है, हम इमीडिएटली उसको बंद कर देते हैं लेना, चाहे डॉक्टर ने 3 दिन के लिए खाने को क्यों ना कहा हो, राइट। उससे क्या होता है, धीरे धीरे एकदम से बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, पर एक टाइम आएगा जब पैरासीटामोल को हमारी बॉडी रिएक्ट करना छोड़ देगी, हमें एक हायर डोज की दवा की ज़रूरत होगी। तो जब ऐसे ही अगर टीबी में लोगों ने बहुत सीरियसली दवा के रेजिमेन को नहीं लिया, तो एक टाइम आएगा जब बॉडी हमारी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगी, मतलब जो दिया गया है हमें दवा वो असर नहीं करी, तो हमें हायर डोज या दूसरी दवा खाने की ज़रूरत है, उससे हम ठीक होंगे। उन दवाओं का कॉम्बिनेशन जो है वो ये 4 दवाएं मिलकर बनाती है, आइसोनोज़ाइड, रिफामेपिसिन, इथेनम्ब्यूटॉल एंड पायराजिनामाइड। तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म ये है RIPE। इसका अगर इंग्लिश में मीनिंग समझना चाहे तो पका हुआ, राइप मैंगो बोलते हैं ना, राइप मैंगो, राइप फ्रूट, कोई भी पका हुआ फल या सब्जी जो भी, तो पका वर्ड जो है दैट इज़ राइप। एक शॉर्ट फॉर्म आपको, जैसे आप दवा का स्लिप पैकेट लेते हैं जिसमें दवा है टीबी की, उसमें अगर देखेंगे कि आपकी कौन सी मेडिसिन है, आप एक याद रख सकते हैं कि एक दवा R से नाम शुरू होता है, एक I से, एक P से और एक E से, ठीक है। आपको एक ही उसमें पता चल जाएगा कि ये दवाएं हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रोग्राम को के बारे में लोगों तक बताना, और HIV का कैसा लिंक है टीबी के साथ ये हमने जाना, ठीक है। तो उसी को मद्देनज़र ये टारगेट्स बनाए गए हैं, देखो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में, और हमें ये टारगेट है हमारा कि हमें 2030 तक SDG, आप जानते हो क्या होता है, यूनिवर्सल लेवल पे कुछ गोल सेट किए हैं UN ने। UN आपने नाम सुना है? सबने? एक ऐसी संस्था जो ग्लोबली काम करती है, उसकी एक शाखा है जो हेल्थ पे काम करती है, ठीक है। हेल्थ में भी उसका अलग अलग बहुत सारे सस्टेनेबल गोल्स हैं। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 2030 तक बनाए गए थे कि हमें इन लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। उनमें से एक टीबी का खात्मा, टीबी का ख़त्म होना भी उनमें से एक लक्ष्य है। तो हम कब मानेंगे कि हमने टीबी को हरा दिया? जब लेस देन 10 केसेस पर लाख आ जाएगा। 1 लाख में 10 से भी कम केसेस अगर हमने देखने को मिलते हैं 1 साल के अंदर, तो हम ये मान सकते हैं कि हमने हिंदुस्तान में टीबी को हरा दिया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, निक्षय पोषण योजना के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हर टीबी पेशेंट अगर अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसको हर महीने एक राशि दी जाती है अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए। वो कितने रुपए की राशि है? 500, ठीक है, 500 रुपीज़। और कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उसको बहुत उसके लिए आवश्यक है कि अपने कफ एटिकेट्स मेंटेन करें। कफ एटिकेट मतलब जब भी किसी संक्रमित व्यक्ति को खांसी आता है तो खुले में ना खांसे, रुमाल या ऐसे करके, या हाथ, अगर दोनों ही नहीं ध्यान आए तो मुंह बंद, ताकि एकदम से जो जीवाणु है वो फैले नहीं, रोक सके वो। अभी तक हमने एक बेसिक समझने की कोशिश की कि टीबी क्या है, टीबी के लक्षण क्या है, टीबी कैसे फैलती है, और रोकने के लिए हमें दवा लेने की ज़रूरत है, जो सबसे अगर नियमित और निर्धारित रूप से हमने खाया तो 6 महीने में हम रोग मुक्त हो सकते हैं। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है STI RTI के ऊपर। आपने ये शब्द सुने हैं STI RTI? STI का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और RTI का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
पुरुषों के जो प्रजनन नली है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब हिंदी में प्रजनन नली, राइट, और जो महिलाओं की प्रजनन नली है उसके लेंथ में, उसकी लंबाई में फ़र्क है। तो इसलिए संक्रमण के चांसेस ज़्यादा आरटीआई किसको होने के होते हैं, महिलाओं में या पुरुषों में? ऐसा हम कह सकते हैं क्या? क्योंकि सिर्फ एक कारण नहीं है, उसको आरटीआई होने के सिर्फ एक कारण तो है नहीं, दूसरे व्यक्ति से भी आरटीआई हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आरटीआई है क्या और उसका एसटीआई से क्या संबंध है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जो प्रजनन नली की लंबाई है वो दोनों में अलग अलग है, पर इन्फेक्शन दोनों को उतने ही होने के चांसेस हैं। दूसरा, आरटीआई फैलने के लिए हमें जीवाणुओं का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कौन कौन से बैक्टीरिया का कहाँ पनपना ज़रूरी है, हमारे गुप्तांग वाले एरिया में, ठीक है। वहाँ अगर हुआ, जैसे गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में ड्राई नहीं रह पाता ना वो एरिया, चाहे कारण कुछ भी हो, एज़ कम्पेयर टू विंटर्स में या गर्मी में भी ड्राई गर्मी में अगर चिपचिपी गर्मी है ह्यूमिडिटी के साथ, तो नहीं, तो फिर चांसेस हैं। और अगर हमने उसको साफ़ सफाई नहीं रखा तो इन्फेक्शन होगा ना, किसी को भी हो सकता है, राइट। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि कई बारी अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, बेड रिडन है, उसको कैथीटर लगाते हैं। कैथीटर का मतलब क्या हुआ, पेशाब की नली। उसको अगर लगाते समय जो भी व्यक्ति लगा रहा है उसके तो 100 काम है हॉस्पिटल के अंदर, वो जा कर के एक पेशेंट को लगाया, दूसरे को लगाया, अगर उसने अपनी ग्लव्स क्लीन नहीं है या अगले व्यक्ति को क्या संक्रमण है, द पेशेंट डजंट नो, पेशेंट को नहीं पता ना कि क्या संक्रमण लेके वो जा रहा है। अगर अटेंडेंट ने साफ सफाई नहीं रखा तो आरटीआई कैन कम टू द अदर पर्सन ऑल्सो। उससे इन्फेक्शन कैसे होगा? अगर किसी को आरटीआई है तो उसके क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं? सिंपल जलन होना, बार बार यूरिनेट करने का आपको मन करेगा लेकिन यूरिन पास नहीं होगा, और वो अगर हमने उसको दवा नहीं लिया या हमने किसी से शेयर नहीं किया, हमने उसका इलाज नहीं करवाया, तो वो क्या होगा, संक्रमण अंदर ही अंदर फैलता जाएगा और हमारी तकलीफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। और तीसरा जो कारण है मतलब आरटीआई का, वो है सेक्सुअल रूट, जिसकी हम सुबह से बात कर रहे हैं। इसलिए आरटीआई और एसटीआई की बात हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कर रहे हैं कि जो सेक्सुअल रूट है वो और कोई रूट नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो हमें हो सकता है, करेक्ट। और हम एसटीआई की यहाँ बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एचआईवी क्या है, एचआईवी एसटीआई है। असुरक्षित यौन संबंध किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ, वो क्या है, सेक्सुअल रूट हुआ ना, दैट्स इट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वर्ड से मत घबराइए, सेक्सुअल रूट से ही इन्फेक्शन आ रहा है ना बॉडी के अंदर, तो दैट्स इट। हियर ऑलवेज आपको ये ध्यान में रखना है कि एचआईवी इज एन एसटीआई जिसका इलाज अभी नहीं है हमारे पास, बट वी कैन कंट्रोल इट, हम लोग कंट्रोल करके एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। HIV इन्फेक्शन इज ऑल्सो एन STI, ठीक। एक और भी FSWs के साथ जो TIs काम करती हैं उनके लिए है कि महिलाएं IUDs लगाती हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर टी वगैरह, उस समय भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं अगर सारे प्रिकॉशंस हमने नहीं लिए हाइजीन के, ठीक। IUDs से भी संक्रमण फैलता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब भी वो इंसर्ट करवा रहे हैं या खुद से जैसे भी इंसर्ट हो रहा है कॉपर टी, तो ध्यान रखें इन बातों का कि ग्लव्स, हैंड्स, दे शुड बी नीट एंड क्लीन। व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को STI हो जाए, क्या होने के चांसेस हैं? क्या ये गंभीर समस्या है? क्यों है गंभीर समस्या? नहीं, HIV तो STI है ही, और उसके कारण क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड बेयरिंग पीरियड में है, चाइल्ड बेयरिंग पीरियड मतलब एक ऐसी अवस्था 18 से 24 साल
या उससे बियॉन्ड भी, आजकल लेट मैरिजेस भी हैं 29-30 साल तक। अगेन हम लोग डेटा के हिसाब से जाएंगे, 18 से 24 साल जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स है किसी भी महिला या पुरुष के लिए, उसमें अगर कोई व्यक्ति है और उसको STI हो जाता है तो क्या होगा, वो हो सकता है कि फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाए, उसको जो बच्चा बनाने की जो स्पर्म की क्वालिटी है वो ऑब्वियसली इन्फेक्टेड हो जाएगी ना पूरी सब कुछ, तो कैसे होगा, राइट। दूसरा ये कि यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स होंगी। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब पेशाब की नली में समस्याओं का पनपना। वो कई बार क्या होता है, हमें लगता है अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता है। शुरू का अगर आपका मान लीजिए आज से पहले कभी हुआ ही नहीं है UTI किसी भी व्यक्ति को, महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति हो, राइट, किसी भी आइडेंटिटी का व्यक्ति हो, कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का व्यक्ति हो, अगर उसको आज से पहले नहीं हुआ है तो बॉडी में ताकत तो है, शुरू में वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो परमानेंटली ठीक नहीं होंगी, बार बार उभरेगा, राइट। मान लीजिए हमने अपना इलाज करा लिया पर हमने अपने पार्टनर्स का नहीं कराया, तो वो वापस से इन्फेक्शन हमारे अंदर आएगी, राइट, यस और नो। तो ये नहीं करना है। STI का एक बहुत अहम हिस्सा है मैनेजमेंट, पार्टनर नोटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। पार्टनर का अगर हमने नहीं इलाज कराया तो वो कोई फ़ायदा नहीं है हमें, है ना, वापस हम इन्फेक्ट होंगे। अगर मान लीजिए पार्टनर से हमें इन्फेक्शन मिला है, हमने अपने आप को ठीक करा लिया, फिर भी पार्टनर अभी इन्फेक्टेड है, तो वापस से वो साइकिल चलता ही रहेगा। तो इसलिए पार्टनर नोटिफिकेशन बेहद ज़रूरी। अगर हम इलाज पे नहीं जाते हैं तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब किडनीज़ की जो वो है ट्यूब्स हैं वहाँ तक इन्फेक्शन जा सकता है, फिर वो हो सकता है कि कैंसर का भी रूप ले। तो इन सब चीज़ों से हमें बेहद खुद को बचाना है, पहले ही रोकथाम में चले जाइए। कितने दिन की अवधि होती है कि STI ठीक करने की अवधि की क्या होती है, वो एक डोज में भी, सिंगल डोज में भी, एक किट में हो, डिपेंड करता है कौन सा STI हमें है, और मैक्सिमम जो पीरियड है वो 14 दिन का है, राइट। तो 1 से 14 दिन में हम ठीक हो सकते हैं, फिर क्यों उसको नज़रअंदाज करना है। ये तो सबसे आसान और हर जगह अवेलेबल है, हाँ या ना। तो इसलिए ये चीज़ HRG को समझा देना है कि छुपाएंगी नहीं। महिलाओं में सबसे ज़्यादा STI वाइट डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज, दाने आना, मेल फीमेल दोनों में, ठीक है, इचिंग होना, जलन, फीवर का आ जाना। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग, शरीर बताएगा आपको कि मुझे इन्फेक्शन है, तो उस समय शरीर की बात को सुन लेना है और इलाज पे चले जाना है। कुछ STIs जैसे सिफिलिस और HIV है, अगर हम इलाज पे नहीं गए, जैसे सुबह भी हम बात कर रहे थे, अगर हम इलाज पे नहीं गए तो हमें एड्स तक पहुंच जाएंगे, और अगर हम वहां तक पहुंचे तो क्या होगा, मौत हो सकती है, होगी। ओके, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ एक आध जो रह गए वो मैं शेयर कर लेती हूँ। कि गुच्छे, मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन पे छोटे छोटे गुच्छों का दिखना, उसको वॉट्स इंग्लिश में बोलते हैं। और अगर वैसे आपको कुछ दिख रहा है तो इट्स 100% एन STI, और वो अपने आप कभी भी नहीं जाएगा। तो अपने कम्युनिटी में, HRGs में, MSM, TG जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उनको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। फिर दाने होना मेल ऑर्गन में या फीमेल के जो वजाइनल एरिया है, जो हमारा आउटर एरिया है, उसमें दानों का पनपना, और ये अपने आप ठीक नहीं हो रहा है। मेल ऑर्गन में भी दानों का होना, पर ये ठीक नहीं हो रहा है। बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा रिसाव हो रहा है जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। हमें अपना बॉडी टाइप पता है ना, कौन सा डिस्चार्ज कब होगा, कौन से लिक्विड हमारे प्राइवेट एरिया से कब आएगा, आइडिया है। हम सब एडल्ट्स हैं, ठीक है, 18+ ऑल ऑफ अस। और जिनको नहीं पता है उसके बारे में जानकारी आपका देना आपका काम है, ठीक। कोई भी एबनॉर्मलिटी, जैसे पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो नॉर्मल है। बॉडी आपकी पहले तैयार होती है, फिर वो अपना आपको क्लिंज करती है, तो वो नॉर्मल है। पर अगर बदबूदार पानी, येलोइश इन कलर, और
आपको तकलीफ हो रही है, उससे दर्द हो रहा है शरीर के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एज वेल, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में है, संभोग कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, उस समय शरीर के अंदर दर्द है, तो हमें उससे अपने आप को डॉक्टर को दिखा लेना है। वेट नहीं करना कि 3 महीने बाद आरएमसी होगी तभी जाना है, ये अपने HRGs को बताना बहुत ज़रूरी है। लोअर एब्डोमिनल पेन होना महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। अगर संक्रमण हमारे प्राइवेट एरियाज़ में है तो पीठ के जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ तक भी पेन आपको कुछ समय तक फील होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा है तो उसको एक लक्षण मानिए कि STI हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, पर अगर ऐसा है और दर्द नहीं जा रहा है तो आप दिखा लेंगे। ये बेसिकली यही इतना था हमारे इस प्रेजेंटेशन में कि हमने ये जाना कि RTI क्या है, RTI STI से कैसे लिंक है और STI HIV से कैसे लिंक है, और हमें अगर किसी व्यक्ति को STI है तो HIV होने के चांसेस 8 से 10 गुना ज़्यादा हैं। अगर किसी को STI है तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक कोशिश करें संबंध ना बनाएं, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन से आप भी बचें और जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, स्पाउस है, सोशल पार्टनर्स हैं, इंजेक्टिंग पार्टनर्स हैं, जो भी हैं वो भी बचे रहें, ठीक है। तो ये एक हमें ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि एनोनिमस कोई अनजान व्यक्ति से संबंध बनाने से पहले एक बार ध्यान, मतलब आपको सुरक्षित संबंध ही बनाने हैं प्रोटेक्शन के साथ। कैसे सुरक्षित संबंध बनाएंगे? कंडोम्स यूज़ कीजिए। ये है कुछ पिक्चर्स जिसमें हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि क्या एग्जैक्टली STI में हमें जानने की ज़रूरत है। एक तो स्क्रोटम का सूजन आ जाना, ठीक है, और दर्द और के साथ आएगा रेडिश हो जाता है कलर, और वो अगर ट्रीट नहीं किया उसका इलाज तो वो साइज़ बड़ा ही होता चला जाएगा। तो वहाँ तक नहीं जाना है, पहले ही उसको आइडेंटिफाई कीजिए अपने कम्युनिटी में, मतलब जो HRGs जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनको इसके बारे में बताइए। फिर गांठों, ये गांठें नज़र आ रही है, ये भी STI का एक रूप है, ठीक। जो है मैं वॉट्स, जो है गुच्छेदार जो होता है इन्फेक्शन, उसकी बात मैं कर रही थी। इस पिक्चर में देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा, पुरुषों में और महिलाओं में जो दाने निकल के आते हैं मेल ऑर्गन, और ये अल्सर, जो ऐसा घाव जो ठीक ही नहीं होगा, तो ये बहुत ही दर्द, मतलब बहुत ही दर्द वाला, ये इसमें यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा, पर ये बॉडी लाउस, जुएँ हो जाती हैं। जो प्राइवेट एरिया में बाल है उसमें अगर हमने साफ़ सफाई नहीं रखी तो जुओं का पनपना बहुत कॉमन है। वो हमें दिखेगा तो नहीं खुद से, राइट, तो इचिंग होगा। इचिंग होने का, अगेन अगर खुजली हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जुएँ हैं, ठीक, तो उसको भी आप दिखा लेंगे और इलाज कराएंगे। बहुत सिंपल इलाज है, शैम्पू, केमिकल शैम्पू जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, मैं और आप नहीं बता सकते HRG को, ठीक है, वो लगाने से आराम से 3 से 5 दिन में राहत मिल जाएगी। ये वजाइनल डिस्चार्ज महिलाओं के अंदर, ठीक है, सर्वाइकल डिस्चार्ज, और ये स्कैबीज, ये जो है ना, ये सफ़ेद जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं ये कीड़े हैं, माइट्स बोलते हैं इसको। ये अगेन अगर ये आ गए शरीर के अंदर, ये सब ठीक हो सकता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन इसको पहचान होना इसकी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये इन्फेक्शन है। और कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं? पहला तो ये कि जब इन्फेक्शन है उस पीरियड में कोशिश कीजिए कि संबंध ना बनाएं, अपने को भी बचाइए और जिनके साथ आप संबंध बना रहे हैं उनको भी बचाइए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना है, कॉन्डोम्स की हमने बात की कि प्रोटेक्शन के साथ ही आपको करना है, एंड चेकअप्स, रेगुलर चेकअप्स। जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता है अपने डॉक्टर्स के टच में रहिए। एंड लास्ट में आपको जो ल्यूब्स यूज़ करने हैं वो वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड हो तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। कोई भी आम व्यक्ति इसका कोई भी ORW, PM या काउंसलर कोई भी STI किट को ना डील करें। डॉक्टर कोई ट्रेंड जो आपके बैठते हैं उन्हीं से किट्स, वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सा किट किस पेशेंट को देना है, STI पेशेंट को, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि
किस तरह का इन्फेक्शन है ये तो ध्यान रखना है, तभी हम डिसाइड करेंगे कि 1 दिन दवा खाना है, 7 दिन खाना है कि 14 दिन खाना है, ठीक है। तीसरा ये कि एंटीबायोटिक्स सिंड्रोमिक मेडिसिन देते हैं, मतलब एक अंदाज के ऊपर, कोई टेस्ट एज सच नहीं होता है STI का। वो लक्षण पूछेंगे, आपको चेक करेंगे डॉक्टर और अकॉर्डिंगली मेडिसिन देंगे और इसका क्योर है। पर इलाज कौन करेगा? एक ट्रेंड प्रोफेशनल डॉक्टर ही करेगा। कोई भी मेडिसिन हो, सिंपल से लेके सीरियस कोई भी इलाज आप करा रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि एक भी दिन एडहेरेंस का ना हमारे साइकी में नहीं है। दवा खाए छोड़ दिया बीच में, ये हम सिंपल बीमारियों में भी करते हैं। जुकाम है, दो टाइम कफ सिरप लिया, ठीक हो गया, हमने छोड़ दिया, पर क्या इन्फेक्शन गया? तो हमें जब तक जितने दिन का पीरियड डॉक्टर बोलता है ना कि आपको नियमित रूप से खाना है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 6 महीने, 2 साल, वो नियमित रूप से करना है ताकि वो जड़ से ख़त्म हो जाए। इस सेशन में हमने 3 मुख्य बातों के बारे में हमने जाना। पहला ये कि टीबी और उसके RTI और STI, और कैसे हमें बचना है, कैसे इलाज पे जाना है, और सिर्फ अपने ही नहीं जाना है, अपने पार्टनर्स का भी ध्यान रखना है। अगर एक से संबंध बनाया है तो उसको आपने दिया, अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ संबंध किसी ने बनाया है तो सबको इन्फेक्शन गया है, तो सबको इलाज पे लेके आना है।